चाइना और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए हमारा प्यारा भारत देश सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट या कहें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2020 में भारत ने रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में चाइना और यूएस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। 2020 में हमारे देश में 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए, जबकि चाइना में सिर्फ 15.7 बिलियन। भारत और चाइना के बाद जिन देशों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए हैं वो हैं साउथ कोरिया 6 बिलियन, थाईलैंड 5.2 बिलियन, यूके 2.8 बिलियन। इस लिस्ट में यूएस 9th पोजीशन में है और वहाँ 1.2 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। भारत में इंस्टेंट पेमेंट से 15.6%, अदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से 22.9% और कैश पेमेंट से 61.4% ट्रांजैक्शन हुए। लेकिन 2025 तक ये सब बिल्कुल बदल जाएगा। 2025 तक भारत में इंस्टेंट पेमेंट की हिस्सेदारी 37.1% और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की हिस्सेदारी 34.6% तक पहुंच जाएगी और कैश पेमेंट की हिस्सेदारी 28.3 तक सिमट जाएगी। इसका मतलब है 2025 तक 71.7% लेन देन ऑनलाइन होगा और कैश का लेन देन सिर्फ 28.3%। इंडिया का डिजिटल मार्केट कोविड पेंडेमिक के दौरान ज़्यादा तेज़ी से उभरा और लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को अपनाया। इसको बूस्ट किया पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे जैसी सर्विसेज ने। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और भीम ऐप जैसी सर्विसेज ने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दिया है। 1 जुलाई 2015 के दिन डिजिटल भारत की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था सरकारी विभागों और देश के लोगों को एक दूसरे के पास लाना और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाना, पूरे देश को इंटरनेट से जोड़ना और भारत को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी बनाना। डिजिटल पेमेंट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काफ़ी आसानी हो गई है। आपको अपने साथ कैश रखने, बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सफ़र के वक्त तो ये हर किसी को फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन उतना ही फ़ायदेमंद ये उस वक्त भी लगता है जब आपको पेमेंट करने के लिए वहाँ होना भी ज़रूरी नहीं होता है और आप अपने ऑफिस आवर में कई काम निपटा सकते हैं जिनके लिए पहले आपको छुट्टी लेनी पड़ती थी। ये उस वक्त भी फ़ायदेमंद होता है जब आप इमरजेंसी में हो, जैसे हॉस्पिटल में इलाज के वक्त। डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई छूट दी है, जैसे 2000 तक के पेमेंट को सर्विस टैक्स से फ्री कर दिया है, कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर 0.75% छूट, रेलवे टिकट, हाईवे टोल, बीमा खरीदने जैसी चीज़ों पर कई छूट। इसके अलावा ई वॉलेट कंपनियों के कैशबैक ऑफर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉयल्टी बेनिफिट से भी आपकी बचत बढ़ सकती है। किसी चीज़ के अगर ढेर सारे फ़ायदे हों तो कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा रिस्क है आइडेंटिटी थेफ्ट का। ज़्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में कम जानते हैं और कभी कभी तो पढ़े लिखे या समझदार लोग भी फिशिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। बुजुर्ग लोग जो ऐप डाउनलोड करना या पेमेंट करना नहीं जानते हैं, अकेले होने पर वो हेल्पलेस फील करेंगे। वैसे भी जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है या कम है, उनके लिए ये थोड़ी मुसीबत का काम होगा, लेकिन ये सब नुकसान उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े इसके फ़ायदे। डिजिटल भारत को आप क्लीन या ट्रांसपेरेंट भारत भी कहें तो गलत नहीं होगा।